नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आज खबर भारत नहीं बल्कि भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान से है, जहां पूरे तरीके से कानून व्यवस्था, जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो ध्वस्त हो गया है पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद। और जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई है, बिल्कुल गरिमा रहित तरीके से धक्के मार मार के जिस तरह उनको लेके गए हैं, उस पूरे पाकिस्तान में जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं, तहरीक इंसाफ पार्टी जिसको पीटीआई भी कहा जाता है, उनके जो समर्थक हैं, पार्टी कार्यकर्ता हैं, वो सब सड़कों पर आ गए हैं, तोड़ फोड़ हो रही है, कुछ रोड्स को बंद कर दिया गया है। पंजाब में सेना की तैनाती कर दी गई है, जो पाकिस्तान का पंजाब है, और इस तरीके से वहाँ पुलिस के वाहनों को जलाया जा रहा है। जो भीड़ है वो हिंसक हो चुकी है, और जो आर्मी हेडक्वार्टर्स है वहाँ तक लोग घुस गए हैं गुस्से में। भ्रष्टाचार के आरोप हैं इमरान खान के ऊपर, लेकिन कितने गंभीर ये आरोप हैं? क्या वाकई उनको राजनीति का, सियासत का शिकार बनाया जा रहा है, या फिर वाकई उनके ऊपर इतने गंभीर ये चार्जेस हैं और ये सीरियस चार्जेस हैं जिसमें उनका जेल जाना ज़रूरी है? इमरान खान लगातार पिछले काफ़ी दिनों से, बल्कि मैं कहूँगी जितना वो प्रधानमंत्री के तौर पर लोकप्रिय नहीं थे, पॉपुलर नहीं थे, जितने अब ज़्यादा लोकप्रिय नज़र आ रहे हैं। अभी पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, जानने के लिए मेरे साथ दो बेहतरीन लोग पाकिस्तान से मौजूद हैं, जिनकी, जो पाकिस्तान के आम लोग हैं, उनकी नफ्स पर उनका हाथ है। मुनीज़ जहांगीर, जानी मानी पत्रकार पाकिस्तान की, और एडिटर मेरे साथ मौजूद हैं। महर तरार भी कॉलमनिस्ट हैं, राइटर हैं, लेकिन एक यहाँ पर डिस्क्लेमर ज़रूर है कि एक तरह से समर्थक माना जा सकता है महर तरार को इमरान खान का, या उनकी पार्टी का। सबसे पहले मुनीज़े, मैं आप ही के पास आना चाहती हूँ। इस्लामाबाद में इस वक्त आप मौजूद हैं। जिस तरह का सूरत हाल हमें देखने को मिला कल से लेकर अब तक, इस बात को सिर्फ कुछ ही घंटे गुजरे हैं, अभी क्या हालात हम कह सकते हैं कि कुछ बेहतर हैं, काबू में है? जी, इस वक्त पुलिस ने जो पीटीआई का दफ्तर है लाहौर के अंदर, उसके अंदर भी जो है छापा मारा है, और वहाँ पे यास्मीन राशिद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडर हैं, उनकी मीडिया कोऑर्डिनेटर को हिरासत में लिया है। जो इंसाफ हाउस है कराची के अंदर, उसको जो भी वहाँ पे शाराएँ जा रही हैं, रास्ता जा रहा है, उसको भी बंद कर दिया गया है। और रेडियो पाकिस्तान पेशावर के अंदर जो है उसको मुजाहिरीन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुजाहिरीन हैं, उन्होंने जला दिया है, वहाँ पे तोड़-फोड़ भी हुई है। तो इस वक़्त एक क्रैकडाउन जो है इट्स अंडर वे। असद उमर साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, वो कोर्ट के अहाते के अंदर आए, जब बाहर आए तो उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। आज उमर चीमा जो साबिक गवर्नर रह चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान, उनको भी हिरासत में ले लिया गया है। और इस वक़्त हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, वो सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जो है हिरासत में लिया गया है। अगर मैं आपको नंबर्स पे जाऊँ, सिर्फ पंजाब के अंदर, तो 945 पीपल हैव बीन अरेस्टेड। तकरीबन 100 के करीब 950 के करीब जो लोग हैं, वो इस वक्त हिरासत के अंदर हैं। और उसके अंदर जो कुछ बड़े लीडर हैं, उनके घरों के ऊपर रेड हुई है, रात को रेड हुई है। शंदाना गुलजार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक एमएनए हैं, उनके घर पे रेड हुई है। उस्मान डार, उनके घर पे रेड हुई है, उनकी वालदा को हरासा किया गया है। और जो अटैक हुए हैं मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर, उसके अंदर शादमान पुलिस स्टेशन, उसके थाने पे तोड़ फोड़ हुई है। फिर मेन बुलेवार्ड पे कस्करी टावर है जो फौजियों का है, उसको आग लगा दी गई है। मुस्लिम लीग नून की जो सेक्रेटेरिएट है मॉडल टाउन लाहौर में, उस उधर तोड़ फोड़ हुई है। फिर जो कोर कमांडर साहब का घर है, वो कल रात से आप देख रहे हैं, वहां पे जलाओ घराव हुआ, तोड़ फोड़ हुई। गवर्नर हाउस के बाहर तोड़ फोड़ हुई। फैसलाबाद के अंदर जो इंटीरियर मिनिस्टर का घर है राना सनाउल्लाह साहब का, वहां पे अटैक करने की कोशिश की गई, मगर वो नहीं हो पाया। मुल्तान कैंट एरिया में प्रोटेस्ट हुआ है, मियांवाली एयरबेस के बाहर प्रोटेस्ट हुआ है, सरगोदा एयरबेस के बाहर प्रोटेस्ट हुआ है। बलूचिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली एक जो कारकुन है वो हलाक हो गया है। नौजवान था, उसका नाम उमर अजीज था। और जो कासिम सूरी है, साबिक डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली के, उनके भाई और उनकी बीवी को जो है अरेस्ट कर लिया गया है। जो साबिक गवर्नर रह चुके हैं बलूचिस्तान के, सैयद ज़हूर आगा, उनके भी घर के ऊपर जो है रेड हुआ है। अगर सिंध की तरफ जाएं तो वहां पे 250 लोग जो हैं वो अरेस्टेड हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा की खबरें अभी हमारे पास आ रही हैं, बट यहाँ पे सिचुएशन बहुत खराब है। यहाँ तक कि वजीरिस्तान में, जहाँ पे आप समझ लें कि फौज का बहुत असर रसूख है, वहां पे भी एहतजाज हुआ है। लेकिन मुनीज़ा, ये बताइए कि ये जो पूरे हालात उभर कर आ रहे हैं, क्या इसमें जिस तरह से पहले इस बात का
का एक्यूजेशन किया जा रहा था इमरान खान के ऊपर कि वो अपने जो सपोर्टर्स हैं उनको भड़का रहे हैं, और उनके सपोर्टर्स इसलिए इतने वायलेंट हो रहे हैं क्योंकि इमरान खान उनको भड़का रहे हैं। उन्होंने कहा था कि एक बार जब मैं चला जाऊं अगर जेल, 2022 का उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, ऐसा लगता है कि वो कल शाम ही उन्होंने रिकॉर्ड किया है गिरफ्तारी से पहले। इसमें आप इमरान खान का दोष, उनका कसूर कितना देख रही हैं? देखिए, ये आई थिंक कि ये तो तहकीकात ही होनी चाहिए और उसके बाद ही ये बात होनी चाहिए। मैं बतौर एक सहाफ़ी ये सही नहीं समझती कि उनका कितना कसूर है। मगर एक बात तो वाज़ेह है, जो वीडियो फुटेज हमने देखी है उसके अंदर बाकायदा तौर पे यास्मीन राशिद साहिबा से जो कारकुन हैं वो कह रहे हैं कि जी अब हम इकट्ठे होंगे और फिर हम कोर कमांडर के घर पे जाएँगे। तो ये फुटेजेस तो सामने आई हैं। क्या ये एक सोची-समझी साज़िश थी या ये साज़िश कराई गई, या कि कुछ अनासिर ऐसे हैं जिन्होंने जो घुसपैठियाँ हैं, जिस तरह के असद उमर साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो घुसपैठियाँ हैं। मत भूलिएगा कि पेशावर के अंदर जो शौकत एमपी है, उनके कपड़े भी फाड़े गए हैं। So it's very difficult to understand exactly what is happening because it's actual chaos in Pakistan at the moment. Whether the Pakistan Tehreek-e-Insaf endorses this kind of behavior, certainly we have seen them gathering at those locations. I can confirm to you that senior PTI leaders were inside the house of the corps commander in Lahore. That I can confirm to you. Whether they जी, led that attack is up to question. इम्तियाज़ साहब भी हमारे साथ इस दौरान जुड़ गए हैं और महर तरार बनी हुई हैं। मैं चाहती हूँ मुनीज़े थोड़ी देर आप हमारे साथ बने रहिए। मैं समझती हूँ कि आप जो आपने ये पूरा स्कोप, ये पूरा हमारे सामने तस्वीर खींची है कि कितने अलग-अलग इलाकों में तमाम तरह की वारदातें हो रही हैं। मैं समझती हूँ कि ये जर्नलिस्ट के लिए, रिपोर्टर्स के लिए भी ये तकरीबन नामुमकिन लग रहा है कि वो तमाम जो ग्रेविटी है इस पूरे सिचुएशन की उसको अच्छे तरीके से समझ पाएँ। महर तरार, मुझे ये बताइए कि ये जिस तरह से ये वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एज़ अ सपोर्टर और मैं कहूँगी सिम्पैथाइज़र ऑफ पीटीआई, आप इसको किस तरीके से देखती हैं कि ये जो वायलेंस का इस्तेमाल हो रहा है, क्या इसको सही ठहराया जा सकता है? चाहे वो आर्मी हेडक्वार्टर हो, बता रही हैं रेडियो स्टेशंस हैं, इसके अलावा कितनी सारी जगहें हैं जिनको ब्लॉक किया गया है। मेरे लिए तो ये समझना भी नामुमकिन हो रहा है कि स्केल क्या है इस पूरे वायलेंस का? अरफा, मैं तो कैटेगोरिकली कंडेम करती हूँ जिस किस्म का कल रिएक्शन नजर आया, बट एज समबडी हु हैज लिव्ड इन कंटोनमेंट, जहाँ पे जिस जगह पे उस जगह से थोड़ी दूर मैं रहती होती थी वंस अपॉन अ टाइम, मुझे ये पता है कि उस इलाके में अगर आप अपनी गाड़ी खड़ी करके अगर फॉर इंस्टेंस इर्द गिर्द घर हैं मिलिट्री ऑफिशियल्स के, लाइक लो लेवल मिलिट्री ऑफिशियल्स के, और आप वहाँ पे फोन सुन रहे हो, तो वो थोड़ी देर के बाद लाइक विद इन 1 मिनट आपके पास कोई उनका मिलिट्री पुलिस का कोई इंसान, कोई पर्सनल आ जाते हैं कि यहाँ से हट जाएं। तो द फैक्ट कि कल के जो प्रोटेस्ट थे उनमें सबसे नोटिसेबल बात ये थी कि ना वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर थे, ना वो चीफ मिनिस्टर हाउस के बाहर थे, ना वो गवर्नर के बाहर थे। वो सारे के सारे फोकस थे मिलिट्री लीडर्स के घरों के बाहर। दैट वाज द मोस्ट नोटिसेबल थिंग। हसान नियाजी इमरान खान के नेफ्यू भी हैं और उनके लॉयर भी हैं। उन्होंने खास तौर पे ट्वीट किया कि हम कोर कमांडर के घर के बाहर पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, होल्डिंग अ पीसफुल प्रोटेस्ट, अंग्रेजी में था। उन्होंने कहा कि उसके बीच में एज आई सेड समबडी लाइक मी, मुनीज़े, इम्तियाज साहब, जिनको पाकिस्तान की कैंटोनमेंट्स के वो पता है, स्ट्रक्चर्स का पता है, आई डू नॉट अंडरस्टैंड ये पॉसिबल कैसे हो सकता है कि उन हेविली गार्डेड घरों के अंदर डंडे पकड़ के लोग घुस गए और वो अंदर घुस गए और वो तोड़ फोड़ कर रहे हैं। किसी ने मोर उठा लिया, किसी ने उनका टीवी तोड़ दिया। कुछ ये हुआ कैसे? हाउ वाज, जिसकी वजह से बहुत सारे पाकिस्तानी, नॉट जस्ट पीपल लाइक मी, आई बिलीव कि कोई something more was going on than what was visible to us कि जी एक तो लोगों के अंदर फौज की इज्जत बहुत है, दूसरा लोगों के अंदर फौज का खौफ भी बहुत ज्यादा है। पिछले 1 साल में इमरान खान ने जो बातें की उसकी वजह से yes, people started to criticize the army the way they had never been criticized. अब वो कितने लोगों को पकड़ेंगे, कितने लोगों को जेलों में बंद करेंगे, कितने लोगों को, पहले तो जो फेमस जर्नलिस्ट हैं जो ऑलरेडी ये चीजें भुगत चुके हैं, वो कहते थे कि एक लफ्ज अगर आप आर्मी के बारे में बोलो तो कोई फोन आ जाता था या कोई ना कोई कुछ शुरू हो जाता था। सो जो ये सारा कुछ हुआ है ये लीडरलेस था। जब अगर वो फॉर इंस्टेंस अगर यास्मीन राशिद कह रही हैं कि कोर कमांड, वो तो सबने खुले आम किया,
They जी did that. They walked to the GHQ, they walked to the corps commanders' houses. बाकी जो चीजें की गई, जो आग लगाई गई, जो ये प्लाजा को आग लगाई गई या मिलिट्री मॉन्यूमेंट्स, मेरे नजदीक तो ये बहुत बुरी बात है. बट जी ऑन द अदर हैंड, और मैं जस्टिफाई भी नहीं कर रही कि इसलिए हुआ या उसलिए हुआ. आप कह रही हैं कंडेम कर रही हैं, जस्टिफाई. मैं इम्तियाज साहब को शामिल कर लेती हूँ. जी हाँ, मेहर जी, मैं आपके पास वापस आती हूँ. मैं इम्तियाज़ साहब को शामिल कर लेती हूँ. इम्तियाज़ साहब, आपका इतने ज़माने का जो तजुर्बा है पाकिस्तानी सियासत को देखने का, पाकिस्तानी सहाफ़त में आपकी जो हिस्सेदारी है, उस सब के लिए हमें बताइए आखिर कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है. जो टोटल कोलैप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर नज़र आ रहा है. पाकिस्तान ने बुरे हालात पहले भी देखे हैं, लेकिन अभी जो दिख रहा है, मुझे नहीं लगता कि पिछले बहुत सारे सालों में पाकिस्तान को मैंने नज़दीक से देखा है कि कभी इतने ख़राब हालात नज़र आए हैं. किस तरह से एक इंसान जो आर्मी के इतना नज़दीक हुआ करता था, मेहर बुरा मान गई कि मैंने उन्हें प्लांट कहा, इमरान खान को चलिए मान लेते हैं कि उनके पोस्टर बॉय मान लेते हैं, लेकिन उनके ज़रिए सपोर्टेड थे, अचानक आर्मी उनके खिलाफ हो गई. इसको कैसे हम समझेंगे? देखिए, वाकई ये बहुत एतबार से बेमिसाल यानी अनप्रेसिडेंटेड है. पहली बार GHQ पे, ISI हेडक्वार्टर पे, कोर कमांडर्स के घरों पे और DGIC जो हैं जिन्हें इमरान खान टारगेट कर रहे हैं नाम लेकर, उनके घर को, ये एक टारगेटेड रिएक्शन था. जस्ट मॉब का स्पॉन्टेनियस काम नहीं था. अगर मैंने बड़े गौर से 2 दिन पहले से, एक दिन पहले से इमरान खान के इस्लामाबाद जाने से पहले जो कॉल दी जा रही थी, और इमरान खान ने बड़ी फिजा बिल्ड की थी कि उनकी जान को खतरा है, 2 बार कत्ल करने की कोशिश की है और ये मुझे मार देंगे. और जाने से पहले उन्होंने ISPR का जो सख्त बयान आया था उनके इल्ज़ामात के हवाले से, जिसे काफ़ी लग़्व यानी एब्सर्ड करार दिया था ISPR ने, जो कि फ़ौज का इत्तलाआत का इदारा है. तो उसके जवाब में इमरान खान ने इस्लामाबाद जाने से पहले दोबारा उन इल्ज़ामात को ISPR को एड्रेस करते हुए बड़ी सख्ती से दोहराया था, और ये भी इजाफा कर दिया था कि मुझ पे कातिलाना हमला भी 2 बार इस शख्स ने करवाया है, और साथ ये भी कहा कि ये जो अरशद शरीफ का कत्ल है ये भी उसका जिम्मेदार है. उसके बाद वो गए हैं और वहाँ उनकी गिरफ्तारी हुई है. अब जो मामला हुआ है कि अब तो बहुत सारी लीक्स आ रही हैं, ऑडियो टेप्स, जिसमें मुबारकबाद दे रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं कि आर्मी कोर कमांडर का लाहौर में दफ्तर जो है, उनका घर जो है, उसमें कोई चीज़ नहीं छोड़ी, मुकम्मल रैंसैक कर दिया, तबाह कर दिया. तो ये मैं समझता हूँ कि ये डिनाइल जो है वो उनका शायद वो एक ले रहे हैं, जिसे कहते हैं हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पर, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो दुरुस्त नहीं है. इसमें तहरीक इंसाफ ने भरपूर टारगेट किया कि आपका निशाना जो है मिलिट्री कोर कमांडर्स या हेडक्वार्टर GHQ ये होना चाहिए. ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पंजाब की किसी पार्टी ने इस तरह किया है. फौज से तो नवाज शरीफ का भी इख्तलाफ हुआ, वो भी नाम लेकर इल्ज़ाम लगाते रहे, जनरल बाजवा पे भी, जनरल फैज़ हमीद पे भी, और उन्हें ज़िम्मेदार ठहराते रहे. 1917 की जो साजिश कहते हैं, जब उन्हें ताहयात निकाला गया. मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा क्राइसिस है पाकिस्तान में इस वक्त, कि पंजाब जो कि पाक फौज का गढ़ समझा जाता है, और लोगों को बड़ा शिकायत होती थी हमारे छोटे सूबों में कि भाई देखिए कि पंजाबी फ़ौज है और पंजाब वाले जो हैं वो बड़े चमचे हैं फ़ौज के, खुशामद करते हैं. तो ये तो कल और आज भी जारी है, और ये वो तो मिथ टूट गया. एक तरह का जो आप कह लें कि कॉन्ट्रैक्ट था बिटवीन पंजाब और पाक फौज, वो कल तोड़ दिया और आज भी टूट रहा है. कल टूट गया है. मुनीज़ जहांगीर, जी हाँ, मैं इम्तियाज़ साहब आती हूँ. मुनीज़ जहांगीर, ये बताइए कि फ़िलहाल जिस तरह के हालात हमें नज़र आ रहे हैं ताज़ा, इनमें पहले ही बहुत ख़राब इकोनॉमिक हालात थे, अब ख़राब पॉलिटिकल हालात हो गए. 2 तरह का ये जो बड़ा मेजर क्राइसिस है, इससे बाहर निकलने का क्या तरीक़ा होगा? इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की आम आवाम अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो कैसे गुजार रही है? क्या लोग स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, दफ्तर जा रहे हैं? किस तरीके से ज़िंदगी गुजर रही है आम लोगों की?
देखिए, आज जितने भी स्कूल थे इस्लामाबाद के अंदर और लाहौर के अंदर भी वो बंद रहे हैं, बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं गए हैं। अभी-अभी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है कि पुरतशद्दुद मुज़ाहरे हुए हैं पेशावर के अंदर और मुज़ाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई हैं, जिनके नतीजे में कुछ लोग हलाक भी हुए हैं और कई लोग ज़ख्मी हैं। वो इन्फॉर्मेशन अभी हमारे पास आ रही है, मगर इस वक़्त जो पेशावर के अंदर हालात हैं वो बहुत सख्त कशीदा हैं। तो हम ये पूरे पाकिस्तान के अंदर ये हालात देख रहे हैं। आप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर देखें तो बाजौड़, वज़ीरिस्तान, मालाकंड के ख़ास तौर पे दीर, इन इलाकों के अंदर मर्दान हर जगह मुज़ाहरे जगह-जगह के ऊपर हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या फ़ौज को बुलाने से मामला ठंडा हो जाएगा? मैं नहीं समझती। इसका जो सॉल्यूशन है वो सियासी ही होना चाहिए। फ़ौज को तलब करने से आप लोगों को हिरासत में तो ले लेंगे, मगर जो मसला है वो वहीं का वहीं रहेगा। अगर आप एक और सियासी जमात के एक और सियासी लीडर को नाअहल करने जा रहे हैं या सियासी मंज़रनामे से गायब करने जा रहे हैं, तो मैं नहीं समझती कि ये पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। जिस तरह इन्होंने नवाज़ शरीफ साहब को गायब किया, तो क्या फ़ायदा हुआ किसको? पाकिस्तान को तो इसका फ़ायदा बिल्कुल नहीं हुआ। तो मैं समझती हूँ जो सियासी जमातें होती हैं उनका एक मैंडेट होता है और वोटर का हक होता है वो किसको अपना वोट दे। और यहाँ पे इस तरीके से ऊपर से उनको नाअहल कर देना या उनको केसेस में फँसा के उनको गायब कर देना मुल्क से ये जो है दिस विल नॉट बोड वेल फॉर द कंट्री। महर तरार, हो सकता है कि मैं एग्जैजरेट कर रही हूँ, या चूंकि एक ज़माने में पूरे सब कॉन्टिनेंट के, या मैं कहूँगी पूरी दुनिया में भी कितने पॉपुलर एक न सिर्फ की लीडर बल्कि एक शख्सियत के तौर पे मुझे लगता है कि पाकिस्तान के शायद सबसे पॉपुलर लोगों में या एक सबसे पॉपुलर आदमी पिछले 30-40 साल में जो देखा गया उससे भी ज़्यादा में वो इमरान खान थे। ऐसे में पहले उनका एक क्रिकेटर के तौर पर उनकी पॉपुलैरिटी, फिर एक लीडर के तौर पर, अभी इस पूरे माहौल को आप कहाँ जाते हुए देख रही हैं? क्या आपको लगता है कि जब तक इमरान खान जेल में रहेंगे तब तक आपको लगता है कि ये हालात इसी तरीके के बने रहेंगे कि पहले इकोनॉमिक क्राइसिस और अब ये इस तरह का पॉलिटिकल क्राइसिस, या ऐसा कोई मैसेज जेल से इमरान खान दे सकते हैं जिससे हालात थोड़े से बेहतर हो जाएं? असल में स्ट्रेंजली वो सारे लीडर्स, वो सारी दो पॉलिटिकल पार्टीज पीपीपी और पीएमएलएन जिन्होंने सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया है फौज की इंटरफेरेंस का और उनके उनके लीडर्स की डिस्क्वालिफिकेशन का, वो लोग सब इकट्ठे होके, पाकिस्तान की सारी पार्टीज इकट्ठी होके इमरान खान को पॉलिटिकल सिस्टम से निकालना, दे आर वेरी ओपन अबाउट इट। वो क्लियरली कहते हैं कि हमने इमरान खान को निकालना है पूरा, कि वो एक फितना है, वो एक पाकिस्तान में फसाद मचा रहा है और जो कुछ कर रहा है, हमने वी हैव टू गेट हिम आउट ऑफ द सिस्टम। द सेम पीपल हु हैव बीन विक्टिमाइज्ड मोर देन वंस, वो कहते हैं, वो सारे इकट्ठे हो गए हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके हमने इनको बाहर निकालना है। व्हाट हैपेंड यस्टरडे वाज कि अदालत, ये मेरे व्यूज नहीं है, ये सलमान अकरम राजा है, वन ऑफ द लीडिंग लॉयर्स इन पाकिस्तान, उन्होंने कल कहा कि जो कुछ अदालत में हुआ था इट वाज एन इलीगल एक्ट इस तरह कि नैब जिसके इमरान खान को कल उठाया गया, उनका ये लॉ उनके लॉज में एक अमेंडमेंट हुई, आई थिंक 2022, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। उसमें ये खास तौर पे कहा गया कि जब तक इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं होगी तो आप उस इंसान को अरेस्ट नहीं कर सकते। बट उन्होंने जिस वक्त ये अदालत ने ये पॉइंट उठाया, लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो लोग चीफ जस्टिस बहुत नाराज थे कि ये यहाँ पे क्या हुआ। तो उन्होंने फिर ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि नहीं जी, हमने तो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। किसी को इन्वेस्टिगेशन का पता नहीं, बट उन्होंने कहा कि ये हो गया। दूसरा, अब अदालतें एक सेक्रेट जगह समझी जाती है, इन द सेंस कि एक सेंटिटी समझी जाती है। ये हर उस मुल्क में जिसमें कॉमन लॉ इस्तेमाल होता है वहां पे समझा जाता है कि कोर्ट में आपके साथ ये नहीं होगा। ये लॉयर्स का ख्याल है। ये सलमान अकरम राजा ने बड़े क्लियर वर्ड्स में कहा, एंड ही इज नॉट समबडी, अगर उनके आप पास्ट में देखें कि वो इमरान खान को इज ऑलवेज बीन क्रिटिकल ऑफ इमरान खान पॉलिसीज एंड इमरान खान स्टेटमेंट्स। ही सेड कि अदालत के अंदर ये होता नहीं है। सो नाउ व्हाट हैपेंड वाज पीपल सॉ कि लोग इमरान खान को अच्छा प्राइम मिनिस्टर समझें या ना समझें, उसको अच्छा इंसान समझें या ना समझें, they do believe, majority of Pakistanis do believe that he is not a corrupt man financially. वो है या नहीं, I am not going to go into that. उन पे अगर कोई केस है, like all the other leaders in Pakistan जिन पे इल्जामात लगे, वो शाहिद खाकान अब्बासी हो या नवाज शरीफ हो या शहबाज शरीफ हो, आसिफ जरदारी हो, इमरान खान must face the courts। हमें उससे कोई इशू नहीं है किसी को भी।
मैं इससे पहले कि इम्तियाज, जी हाँ मैं समझ गया आपकी बात, इससे जी हाँ मैं इम्तियाज साहब की तरफ आऊँ इससे पहले क्विक कमेंट में मुनीज़े आपसे मैं चाहती हूँ। जी जी कहिए महर, बोलिए जी। इकोनॉमिक डिजास्टर के टाइम के बावजूद यू विल बी सो सरप्राइज्ड कि जो कंप्लीट फोकस है गवर्नमेंट का वो इमरान खान के ऊपर है, जो ये बंदा पावर में नहीं है किसी सूबे में, आ जाके इट्स एज सिंपल एज दैट। इन्होंने जब प्रेफर किया एस्टेब्लिशमेंट ने और पीडीएम गवर्नमेंट में कि पाकिस्तान में सिविल वॉर शुरू हो जाए, लेकिन उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन ने मैंडेट किया है जिन इलेक्शंस को खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में इमरान खान की असेंबलीज, हमने इलेक्शंस नहीं कराने। अब इमरान खान कितना फ्लॉड पॉलिटिशियन है वो बिल्कुल अलहदा बात है, उन पे जो 150 मुकदमात हैं उनकी क्या हकीकत, और आ जाके सारी बात सारी लड़ाई हर चीज है कि पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं कराने। जी हाँ, ये काफ़ी हैरानी की बात है कि इतने बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान एक बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस वो क्रिएट कर दिया गया, पैदा कर दिया गया। मुनीज़ा, इससे पहले कि मैं इम्तियाज़ साहब की तरफ जाऊँ, आप मुझे बताइए कि जो ये करप्शन के चार्जेस हैं ये कितने सीरियस हैं? क्या वाकई ये ऐसा लगता है कि बनाए हुए, हिंदुस्तान में भी हम यहाँ देखते हैं सियासत में कि करप्शन बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन पॉलिटिकली सेलेक्ट करके लोगों को जेल में डाला जाता है या उनके ऊपर एजेंसीज लगाई जाती हैं। इमरान खान के मामले में जो उनके ऊपर जो चार्जेस हैं करप्शन के, कितने सीरियस हैं वो? Shah Mahmood Qureshi has been arrested. Munizar just wrote. Shah Mahmood Qureshi is the number 2 person. Shah Mahmood Qureshi has just been arrested from the red zone, and they are now moving in to arrest Fawad Chaudhry. These are the Vice top people. chairman of the ये देखिए PTI. कि आपको लाइव अपडेट्स यहाँ पर मिल रही है, ये जो हमारे साथ में गेस्ट बैठे हुए हैं। जी हाँ मुनीज़े, आप वो करप्शन के चार्जेस के बारे में आपसे पूछ रहे थे। जी मुनीज़ा जहांगीर। जी, शाह महमूद कुरैशी साहब को रेड जोन से अब गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन हैं और इन्होंने ही पार्टी को अब लीड करना था चूंकि इमरान खान साहब अरेस्टेड हैं। एक 6 रुकनी कमेटी थी जो इमरान खान साहब ने तश्कील दी थी, उसका अहम हिस्सा थे शाह महमूद कुरैशी साहब। मगर बाकी जो लोग हैं जिसके अंदर बैरिस्टर सैफ साहब हैं, वो शायद नॉट बैरिस्टर मगर सैफ एक हैं, वो शायद अब लीड करें, जो हमारे सुनने में हमें आ रहा है। मगर फवाद चौधरी को भी अरेस्ट किया जाएगा। तो इट लुक्स लाइक अ मेजर क्रैकडाउन। ऑल टॉप लीडरशिप हैज नाउ बीन arrested more or less, and there is an ongoing arrest. The police is on a rampage wanting to arrest PTI But leaders. why are they being arrested? नहीं तो क्या ये मुनीज़ा इसको ये माना जाए कि पूरी पार्टी को क्रश करने की ये प्लानिंग है, ये आर्मी की, इस तरह से इसको देखा जाए? क्योंकि अगर टॉप लीडरशिप को आप हटा रहे हैं एक के बाद एक, तो कोई लीडर ही नहीं बचेगा। क्या पूरी पार्टी को खत्म करने का इरादा है? देखिए, ये तो कहना बहुत मुश्किल है, मगर ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं उससे तो यही लग रहा है कि शायद ये पार्टी को बैन लगाने की कोशिश कर रहे हो, प्रिस्क्राइब्ड आउटफिट करने की बताने की कोशिश कर रहे हो, या कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरह दिखाने की कोशिश कर रहे हो। मगर हमने देखा है कि माजी के अंदर इट हैज़ नॉट रियली वर्कड। भुट्टो ने एएनपी के ऊपर भी बैन लगाया था, वो किसी और नाम से फिर से एएनपी, इम्तियाज साहब आपको बेहतर बता देंगे, वो फिर से रूनुमा हो गए थे। तो पार्टीज जो होती हैं वो अगर आप उनके ऊपर बैन लगा दें तो कोई मसला नहीं है, वो अपना नाम बदल के फिर से इलेक्शन लड़ सकती हैं। बट द रियल क्वेश्चन रियली इज व्हाट आर दे गोइंग टू डू अबाउट इमरान खान। जो नैब की तरमीमी ऑर्डिनेंस है जिसके अंदर आयरॉनिकली इमरान खान ने उसी तरमीम को अपोज किया जिसका आज बेनिफिट वो लेंगे, वो यही है कि पहले तो 90 दिन तक रिमांड उठा था, तो अब इसी हुकूमत ने, पीडीएम की हुकूमत ने, जिसको आज गालियां पड़ी हैं, उसी ने उसको 14 दिन किया और ये भी कह दिया कि जी जो भी होगा, ट्रायल होगा, वो ट्रायल कोर्ट में आप उसको जमानत भी दे सकेंगे। सो नाउ इमरान खान इज गोइंग टू टेक एडवांटेज, गेट द एडवांटेज ऑफ a provision that he had himself objected to. So irony of all ironies, इसलिए कहते हैं कि प्रिंसिपल स्टांस पॉलिटिशियंस को ले लेने चाहिए जब मुश्किल में होते हैं, तो शायद वो प्रिंसिपल स्टांस उनके काम आ जाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कुछ सीखेगी, और आज हम ये भी उम्मीद करते हैं कि पीडीएम ये भी सोचेगी कि कभी ना कभी तो उन्होंने भी ऑपोजिशन में आना है।
بالکل، بہت بہترین آپ نے بات کی ہے کہ جو یہ پرنسپلز کی بات ہے، سدھانتوں اصولوں کی بات، امتیاز صاحب جو بھی مہر ترار کہہ رہی تھیں، ایسا لگتا ہے کہ وہی سچ ہو رہا ہے کہ پورے پولیٹیکل سسٹم سے عمران خان کو باہر کر دیا جائے. اب دیکھیے کہ یہی ابھی ہمارے پاس لگاتار منٹ در منٹ جس طرح کی ڈیٹیلز آ رہی ہیں، اس سے لگ رہا ہے کہ پوری پارٹی کو ہی ختم کرنے کی پلاننگ ہے. حالانکہ منیزہ کہہ رہی ہیں کام نہیں آتا، لیکن پھر بھی آپ کا تجربہ کیا بتاتا ہے کہ کس ڈائریکشن میں یہاں آرمی جا رہی ہے؟ ایک اور سوال ایک ساتھ میں یہ بھی لے لیجئے آپ کی، آرمی کے لیے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی سینا کا صرف ایک حصہ عمران خان کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہے کہ پوری آرمی ان کے خلاف ہے. دیکھیے میں ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے لیے اچنبے کی بات یہ تھی کہ یہ کوئی ایسے بڑے مظاہرین نہیں تھے کہ جو گھس سکتے آرمی کی ریزیڈنسز میں. گیٹ کسی نے مزاحمت نہیں کی، کسی نے روکا نہیں، تو اٹ واز ویری انٹریگنگ فار می. تو اس میں ایک تشریح یہ ہو سکتی تھی کہ جی فوج نے تعاون کرنے سے انکار کر دیا ہے، لیکن وہ غلط تھی. میرا خیال ہے کہ انہیں دیا کہ فوج کنفرنٹیشن میں نہیں آنا چاہتی تھی اور کیجولٹیز نہیں کرنا چاہتی تھی، لہذا انہوں نے کہا آئیے آپ کریں. اور اب وہ کیس بہت بڑا بننے جا رہا ہے تحریک انصاف کے خلاف، اور تحریک انصاف بین ہو سکتی ہے، اس کے خلاف ایک سالڈ کیس رکھا جائے گا. مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان نے جہاں تک وہ لڑائی لے گئے، حالانکہ وہ اس وقت تک بھی کرتے رہے کہ مجھ سے بات کر لیں، جیسے آپ نے پہلے مجھ سے معاملات کیے تھے، ہم ایک پیج پہ تھے. اور یہ ایک ہائیبرڈ رجیم کا بحران ہے. ایک ہائیبرڈ رجیم کھڑا گیا 10-12 سال میں عمران خان کو بلڈ کیا گیا. ایک صفحے پہ فوج تھی اور عمران خان تھے، حکومت چلتی رہی، وہ دھڑام سے سسٹم گر گیا. اور یہاں تک کہ ہائیبرڈ نظام کے جو بہت سارے ایلیمنٹس تھے وہ عمران خان کے ساتھ چلے گئے. تو لہٰذا جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جی وہ عمران خان جو ہیں وہ فوج میں ان کی بڑی سپورٹ ہے، اور خاص طور پر ریٹائرڈ لوگ جو ہیں ان میں نظر آتی تھی. لیکن مجھے اب نظر آتا ہے کہ عمران خان سے مصالحت کا انہوں نے ریڈ لائن کراس کر لی ہے. اور پی ٹی آئی کے لیے بھی یہ ریڈ لائن تھی کہ عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا. انہوں نے بڑی زبردست مہم چلائی تھی کہ مجھے مار دیا جائے گا، مجھے پکڑ لیا جائے گا، اور لہٰذا آپ نے دیکھا کہ لوگ ان کے لیے باہر نکلے. اب میں سمجھتا ہوں کہ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان میں یہ تاریخ دہرائی جاتی رہی ہے. عوامی لیگ کو بین کیا گیا، عوامی نیشنل پارٹی کو، ولی خان کی پارٹی کو بین بھٹو صاحب کے دور میں کیا گیا تھا. پھر بھٹو صاحب کی پارٹی کو پنجاب میں توڑا گیا ان کی پھانسی کے بعد، اور پھر مسلسل نواز شریف کو پیٹرنائز کیا گیا. پھر عمران خان کو ان سب کے خلاف کھڑا کیا گیا. اب اس کی پہلے بلڈ کیا، اب اسے ڈیمالش کرنے کی طرف جا رہے ہیں. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ عمران خان کے بغیر یہ پارٹی لیڈر لیس ہے، کسی لیڈر کی کوئی بات سنتا نہیں ہے. اور یہ سب لوگ جو پکڑے جا رہے ہیں یہ ساری کی ساری ایک اسپونٹینیس ریئیکشن ہے جو کچھ دن چلے گا، بیٹھ جائے گا. اور ان کی پارٹی آرگنائز نہیں ہے. جس طرح آپ دیکھتے ہیں آر ایس ایس یا بی جے پی آرگنائز ہے، یہ ویسی پارٹی نہیں ہے کہ اس کے بعد بہت آرگنائز کیڈرز ہو. پھر یہ کہ عمران خان جو کل کے واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد جو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی جو فوج میں تھوڑی بہت ہمدردی تھی، کتنی تھی مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن تھی، وہ میں سمجھتا ہوں کہ کل وہ ختم ہو گئی اور آج ختم ہو جائے گی. تو اس کے بعد اب آج دیکھیں نا پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں فوج کو طلب کر لیا گیا ہے سول ایڈمنسٹریشن کی معاونت کے لیے. اس کا مطلب یہ کہ فوج براہ راست کلیش نہیں کرنا چاہتی تھی یہ جو مابس تھے، بلکہ وہ اب سول انتظامیہ کی مدد یا ان کے پیچھے کھڑی ہو کر اپنا کردار ادا کرے گی. آئندہ چند دن بہت اہم ہے، کرائسس بہت بڑا ہے. آج ڈالر 290 روپے کا ہو گیا ہے انٹر بینک میں، اور 300 روپے میں نہیں مل رہا اوپن مارکیٹ میں. اکنامک کرائسس اس نے افیکٹ کیا ہے آئی ایم ایف کا. ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے باہر نکلنے کے بعد زبردست بیانیے بلڈ کیے، سازش کا بیانیہ لوگوں نے بائی کر لیا، ہمدردی ہو گئی، فالن ہیرو، لہذا لوگوں نے آئیڈینٹیفائی کیا. لیکن پھر اس کے بعد وہ بیانیہ اپنا بہت آگے لے گئے اور بدلتے چلے گئے، اور یہاں تک کہ اب وہ مکمل کنفرنٹیشن میں آ گئے. ان کا خیال تھا، شاید میرے خیال میں مس کیلکولیشن ہوئی ہے، کہ وہ اگر پریشر بلڈ کریں گے تو شاید فوج ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے پہ تیار ہو جائے.
لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ میں نے پرسوں انہیں ایک وارننگ بھجوائی تھی کہ آپ اس سے آگے جائیں گے تو بیک فائر کر جائے گا، اور وہ بیک فائر کر گیا ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ تحریک عمران خان ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں، حالانکہ جوڈیشری نے انہیں بہت 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 ان کی مدد کی ہے، بڑی سافٹ رہی ہے ان کے ساتھ. وہ اس کے باوجود کہ بار بار بی سی او کیسوں میں بلائے جاتے رہے ہیں، وہ ایک دن کے لیے جیل نہیں گئے تھے. لیکن یہ خیال جو تھا مسلم لیگ کے لوگوں کا کہ عمران خان تو پتہ نہیں جیل جائیں گے تو کیا ہو جائے گا. عمران خان اب تک کی جو اطلاعات ہیں وہ بڑے ٹھیک ہیں، بڑا فیس کر رہے ہیں، وہ فیس کریں گے. جب تاریخ آپ کو اس پوزیشن میں پلیس کر دے کنفلکٹ کی اور کنفرنٹیشن کی، تو انسان کا بالکل وہ بدل جاتا ہے، وہ اس کا سامنا کر لیتا ہے. مہر ترار، بالکل آخری سوال آپ سے، بہت کوئک کویسچن کی، یہ بتائیے کہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ایک کالمنسٹ ہونے کے ناطے کہ کیا حالات اس طرح کے ہیں پاکستان میں کہ پورا جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے وہاں کا، جس طرح سے آرمی پلیسڈ ہے، جو پولیٹیشنز کا جو رول ہے، جوڈیشری کا جو رول ہے، سول سوسائٹی کا جو کردار ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اتنا بڑا زلزلہ ہے جس کی وجہ سے سب کچھ ادھر ادھر ہو جائے گا اور ایک نیا سسٹم شاید بعد میں ایگزسٹنس میں آئے؟ دیکھیے ہم یہ پاکستان میں بار بار دیکھ چکے ہیں، مہر سے پوچھ رہی یہ تھی ایک میں. طرح کا سائیکل ہے. پاکستان میں ہمیشہ سے جو پرائم منسٹرز کے ساتھ جو پرائم منسٹرز کے ڈسمسلز ہوتے تھے، گورنمنٹ سے توڑتی تھی، اس میں جوڈیشری نے ہمیشہ بہت نیگیٹو رول پلے کیا ہے. سو پہلی دفعہ وہی اصل میں اس وقت بہت زیادہ بیکلیش دے رہی ہے پی ڈی ایم گورنمنٹ کی طرف سے. جوڈیشری کے بارے میں وہ بہت باتیں کرتے ہیں، بٹ انسیڈنٹلی یہ وہی جوڈیشری تھی، یہ وہی ججز تھے جنہوں نے پچھلے سال عمران خان کی جس وقت وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تو وہ اس بات پہ ٹکے رہے کہ پہلے کچھ ہوا. I mean, they did not support Imran Khan's government and they made sure that the constitution was followed to the T. It's the same judiciary جس کو اس وقت یہ لوگ پی ڈی ایم والے ان کو criticize کریں. So that's one positive that I see کہ ان دونوں میں سے، کیونکہ یا ملٹری وہ پریزیڈینشیل آرڈرز آتے تھے یا جوڈیشل آرڈرز آتے تھے جن کے تھرو پرائم منسٹرز کو ہٹایا جاتا تھا. سو ایٹ لیسٹ that has changed. There is one positive thing. آپ یہ ہونے سے پہلے کچھ دن پہلے تک پاکستان تحریک انصاف اور پی ڈی ایم گورنمنٹ کے درمیان میں نیگوشیشن شروع ہو گئی تھی، جن میں شاہ محمود قریشی، فواد چودھری and I've forgotten who the third person was. یہ لوگ بات چیت کر رہے تھے، بات چیت کبھی ہو رہی تھی اور اس کے بیچ میں یہ سارا کچھ ہو گیا. ایز آئی سیڈ کہ اٹ واز ایکسپیکٹڈ. لیکن اگر وہی ساری چیزیں جو باقی پرائم منسٹرز کے ساتھ ہوئیں اور ان کو لوگوں نے جو دوسری سائڈ کے لوگ ہوتے تھے وہ کہتے تھے واہ جی واہ، بٹ ایز منیزہ جس سیڈ کہ کچھ پرنسپل سٹانسز بھی تو ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے کہ آپ کو کسی صورت میں بھی فوج کی انٹرفیرنس یا جوڈیشل اوور ریچنگ یا آپ کو کوئی ایسی چیز، آپ کسی کو کرپٹ سمجھتے ہو، نہیں سمجھتے، وہ اچھے پرائم منسٹر ہیں نہیں ہے، بٹ سسٹم کو نہ چلنے والے سسٹم کو سپورٹ کرنا. پچھلے ایک سال میں عمران خان کو یہ جو امتیاز صاحب کہہ رہے تھے نا کہ ان کی پارٹی کے وہ نہیں ہے، ڈسپلن نہیں ہے لمبا پروٹیسٹ کرنے کی. That is what has surprised people who pushed him out of power. They thought کہ یہ پارٹی آرگنائز نہیں ہے. They thought کہ لوگ عمران خان کے ساتھ نہیں ہے کہ جی فوج لے کر آئی اور ہائیبرڈ گورنمنٹ تھی، ان کے ساتھ تو لوگ تھے ہی نہیں. People have surprised کیونکہ وہ یہ صرف پی ٹی آئی سپورٹرز نہیں ہے. You would be surprised to talk to Pakistan people in Pakistan جو عمران خان کے سپورٹرز نہیں ہیں. They are so sick and tired of seeing the system being convoluted اور elected prime ministers کے ساتھ جو 1977 سے ہو رہا ہے. وہ اتنے زیادہ تنگ ہے اس چیز سے کہ وہ ان کے بچوں کے بچے کچھ تو اس وقت پیدا بھی نہیں تھے ہوئے. People are tired of the system. عمران خان کے اپنے ریزنز ہوں گے ٹو ویج دس وار، بٹ اٹ ہیز ٹرنڈ انٹو سم تھنگ جو کہ پاکستان کی لانگ ٹرم ویلبینگ کے لیے بہت ضروری ہے. بدلاؤ کی آواز ایک بدلاؤ کی لہر کی طرح بن کر آئے اور ایک طرح کا انقلاب عمران خان لے کر آئے. جی ہاں منیزہ جہانگیر، بالکل میرے پاس آخری 30 سیکنڈ ہیں. ابھی کوئی اپڈیٹ آپ ہمارے ویورز کو، ہمارے درشکوں کو دینا چاہتی ہیں کہ اب حالات کس طرح سے دکھ رہے ہیں آپ کو؟ جی ہمیں ہماری پاکستان تحریک انصاف سے بات ہوئی ہے اور کیونکہ یہ کچھ ایڈمنسٹریشن یا سیکورٹی ایجنسیز کہہ رہی تھی کہ شاہ محمود قریشی کو اریسٹ کر لیا گیا ہے. انہوں نے ابھی کہا ہے کہ جی شاہ محمود قریشی صاحب کو ابھی اریسٹ نہیں کیا گیا ہے، ریٹریکشن کر لی ہے. کم از کم پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے. مگر ایک چیز میں ضرور کہوں گی جہاں تک مہر تارڑ صاحب بات کر رہی ہیں، دیکھیے عمران خان کو بھی لانے والے فوج ہی تھا.
तो अब हमने ये देखा है अपनी हिस्ट्री के अंदर कि जब फौज किसी को लाती है तो उसको बड़ी बुरी तरह फिर वापस भेजती है। तो इसीलिए हमारी पंजाबी में भी एक मुहावरा है, तोतिया मन तोतिया उस गली ना जाई। तो इसीलिए सियासतदानों को हमें ये कहना चाहिए कि तोतिया मन तोतिया उस गली ना जाई, क्योंकि उसके बाद सत्यानाश ही होना है। तो मेरा ख्याल है कि सियासतदानों को एक लेसन लेना चाहिए और हाई टाइम दे टेक अ लेसन फ्रॉम दिस कि अगर आपने आगे चलना है तो फिर आप जीएचक्यू की गेट की तरफ मत देखें, आप अवाम की तरफ देखें, उनके वोटों की तरफ देखें। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। उम्मीद हम यही करते हैं कि ये पूरा जो एक ज़लज़ला, एक तूफ़ान नज़र आ रहा है, इतना बड़ा पॉलिटिकल इकोनॉमिक क्राइसिस, वो थोड़ा सा बेहतर हो, सामान्य हो जाएं हालात, ताकि आम जो अवाम है पाकिस्तान का वो राहत की कुछ सांस ले। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।